स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना, यानी कि अपन पढ़ रहे थे मेटल बॉन्डिंग, है ना, कॉम्प्लेक्स। देखो, आप ये मत सोचो कि ये चैप्टर बहुत लंबा हो रहा है। ये लंबा नहीं हो रहा है, आपकी जो चैप्टर है उसके यानी कि उसको डिटेल में आपकी बुक्स में नाम, केवल नाम से डिनोट किया गया है, केवल उसकी थ्योरी ज़्यादा दी नहीं गई है। लेकिन आपको जानने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, इनका आइडिया होना चाहिए। तो अपन स्प्लिटिंग देख रहे थे, यानी कि अपन ने क्या क्या देख लिया, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्प्लिटिंग देख लिया, यानी सीएफटी पढ़ रहे थे। सीएफटी अपन ने देख ली, टेट्राहेड्रल के लिए सीएफटी देख ली, ऑक्टाहेड्रल के लिए सीएफटी देख ली, और अपन फिर जॉन टेलर इफेक्ट पढ़ने लगे बीच में। जॉन टेलर इफेक्ट यानी कि मैंने कहा था कि आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की भी सीएफटी बताएंगे, लेकिन इससे पहले अपन ने जॉन टेलर इफेक्ट देखा, क्योंकि जॉन टेलर इफेक्ट के बिना अपन कॉम्प्लेक्स यानी कि अपन वर्गाकार समतलीय कॉम्प्लेक्स की व्याख्या नहीं कर सकते कि किस तरीके से आपके क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर स्प्लिटिंग होगी या किस तरीके से सीएफटी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है। ओके, तो वो जानने के लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन ने जॉन टेलर इफेक्ट देखा। जॉन टेलर इफेक्ट क्यों पढ़ते हैं अपन, किसी भी स्ट्रक्चर अगर आपके पास विकृत है, वो स्ट्रक्चर या डिस्ट्रॉयड है, इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं, यानी कि जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए या जो बॉन्ड्स लेंथ होनी चाहिए वो ना होकर उसमें अगर चेंजेस आ जाए, यानी कि उसे ही अपन विकृति कहते हैं। विकृति का क्या होता है, यानी कि डिस्टोर्शन का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाए, यानी कि जो जैसा था परफेक्ट था वो परफेक्ट ना रहकर उसके अंदर या तो लेंथ बढ़ जाए या कम हो जाए, तो अपन इसे डिस्टोर्शन कह रहे थे। ये सब अपन किस में पढ़ते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट में पढ़ते हैं कि जॉन टेलर किस तरीके से इन्हें डिफाइन करता है। देखो, जॉन टेलर इफेक्ट भी कुछ तो थ्योरेटिकल पार्ट होता है इसके अंदर, कुछ प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से ही बता पाता है, लेकिन प्रैक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है कि हर एक का प्रैक्टिकल कर करके देखें। तो जो जितना था आपके सिलेबस में उससे तो ज़्यादा ही बता दिया मैंने। ओके, आपके केवल जॉन टेलर का नाम लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ उसके बारे में, किस तरीके से किस कंपाउंड के अंदर आपकी विकृति और क्यों आती है। ओके, केवल नाम दिया गया है, जो आपकी 11th में नाम दिया गया था उसी प्रकार से आपके बीएससी में केवल नाम दिया गया है। लेकिन इसको जानने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफटी पढ़ेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए अगर सीएफटी देखना है तो उसके अंदर डिस्टोर्शन किस तरीके से हो रहा है। डिस्टोर्शन के बाद में जो बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि ऑक्टाहेड्रल से अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स से वर्गाकार समतलीय किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 4 के अंदर जाने के लिए कुछ तो चेंजेस होंगे, तो वो किस बेसिस पर होंगे, तो वो जानने के लिए अपन ने देखा था। अब बात आती है कि वर्गाकार समतलीय किस तरीके से बनेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की अपन स्ट्रक्चर लेंगे विकृत अष्टफलकीय स्ट्रक्चर, वो भी कौन सी, जेड आउट स्ट्रक्चर लेंगे। जेड आउट का मतलब क्या हो गया कि जो आपके बॉन्ड थे, यानी कि आपके एक्सियल बॉन्ड थे, उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक्सियल बॉन्ड की अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाए दोनों की, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ब्रेक हो जाएंगे, है ना। मैंने ये कहा था कि आपके पास मान लो कोई रिबन है, अगर आप उस रिबन को खींचते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा ब्रेक हो जाएगा। उसी तरीके से आपके बॉन्ड होते हैं कि अगर बॉन्ड को खींचते जाओगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। खींचने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप पकड़ के खींचोगे, है ना, उससे एनर्जी दोगे या कुछ आप कंडीशंस अप्लाई करोगे, तभी वो बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर वो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो उसके अंदर क्या होंगे, वो वर्गाकार समतलीय के अंदर चेंजेस हो जाएगा। तो वर्गाकार समतलीय के अंदर अपन ने पढ़ा था, कि आपके पास क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपके पास परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है तो उसके अंदर पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को डिस्टोर्शन लाना पड़ेगा। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, उसके अंदर भी डिस्टोर्शन लाया जा सकता है। किस तरीके से, उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी समाप्त करके। मैंने कहा था कि अगर किसी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी है तो पहले उस इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी को रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद में उसकी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे। ओके, अगर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर अपने को डिस्टोर्शन लाना होगा। डिस्टोर्शन लाने के लिए अपने को ईडी रिमूव करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिजेनरेसी यानी कि उसकी
आप इलेक्ट्रॉनिक समरसता समाप्त करोगे, समाप्त करने के बाद में उसमें क्या आ जाएगी, विकृति आ जाएगी। ओके, डिस्टोर्शन आ जाएगा। अब डिस्टोर्शन आपके किस तरीके से हो सकता है, 3 प्रकार के बताया था, 3 प्रकार का बताया था कि इसमें 3 प्रकार से हो सकता है, या तो जेड आउट हो सकता है, या जेड इन हो सकता है, या ट्राई एक्सियल, है ना, हो सकता है। ये 3 प्रकार के डिस्टोर्शन थे, कोई सा भी हो सकता था, बस अपने जान लिया था कि किसमें किस तरीके से होगा, यानी कि EG1 होगा तो कौन सा डिस्टोर्शन होगा, जेड आउट होगा उसमें, EG3 में भी जेड आउट होगा, है ना। तो इस तरीके से अपन ने पहचाना था। तो अपने पास मान लो कोई ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, उस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में क्या हो गया, डिस्टोर्शन लाना है, डिस्टोर्शन ला रहे हैं। डिस्टोर्शन लाने का मतलब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लो बॉन्ड की लेंथ बढ़ा दी, डिस्टोर्शन आ गया। अब इन बॉन्ड की लेंथ इतनी बढ़ गई कि ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ओके, ब्रेक होंगे तो किसमें कन्वर्ट होंगे, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। ये हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और ये हो गया आपका डिस्टोर्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इस तरीके से अपने डिस्टोर्शन लाके उस कॉम्प्लेक्स में क्या कर दिया, उसके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में चेंज कर दिया। यहाँ क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया आपका, और यहाँ कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप इसका स्प्लिटिंग डायग्राम बनाते हो, यानी कि एनर्जी डायग्राम बनाते हो, जैसे आपने एमओटी पढ़ी, एमओटी के अंदर आपने क्या किया, उसके एमओ डायग्राम बनाए, यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे, है ना। उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है, एनर्जी डायग्राम बनता है। आपके CFD में भी एनर्जी डायग्राम बनता है ना, और एमओटी में भी मोलिकुलर डायग्राम बनता है। यानी कि इसका भी अगर इसमें कहा जाता है कि इसका एनर्जी डायग्राम किस CFT में एनर्जी डायग्राम बनाई, तो CFT में एनर्जी डायग्राम का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर स्प्लिटिंग भी करवानी है आपको। जबकि एमओटी के अंदर अपन क्या कर रहे थे कि एओस एमओस बना रहे थे, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बनाया जाता है, वो किस तरीके से बना रहे थे अपन, यानी कि अगर आपके पास इसकी H2 था, सॉरी H2 था, हमने कहा कि इसका आप एमओ डायग्राम बनाइए, इसे एमओटी के द्वारा व्याख्या कीजिए। तब अपन क्या कर रहे थे कि एक H को मिटा देती हूँ थोड़ा, एक मिनट, एक H को मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक H को यहाँ लिख रही हूँ, इस तरीके से कर रहे थे। दोनों हाइड्रोजन क्या है, सेम एनर्जी के हैं, दोनों ही सेम है, दोनों के पास कक्षक कौन से हैं, 1s1 और 1s1 है, इस तरीके से था। अगर 1s है तो एक 1s1 यहाँ हो गया, एक 1s1 यहाँ हो गया, क्योंकि एनर्जी समान है तो एनर्जी का लेवल्स भी अपन ने क्या किया, बराबर। इन जो इधर थे अपने पास, उन्हें कह रहे थे एओस, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कह रहे थे। ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब आपके कोई एटम का कोई ऑर्बिटल यूज होता है तो उसे एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। इसमें भी क्या कर रहे थे अपन, एटॉमिक ऑर्बिटल यूज कर रहे थे। जो यहाँ बन रहा था, इन दोनों को मर्ज करके अपन बना रहे थे, उसे अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह रहे थे, है ना। जो अगर अपने पास 2 एटम मिलके जो ऑर्बिटल्स बनाते हैं उसे एमोस कहा जाता है, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो अगर अपने पास सेम एनर्जी के हैं तो दोनों का एक साइड यानी कि उसकी लोअर एनर्जी क्या होगी, वो भी बराबर रहेगी आपकी, यानी कि एक अक्षर यहाँ रहेगा, और जिसका अगर सिग्मा होता है उसका सिग्मा स्टार भी होगा, जिसमें अगर पाई बॉन्ड होता है उसके अंदर पाई स्टार भी होता है, और जिसके अंदर अगर डेल्टा है तो डेल्टा स्टार भी होगा। ओके, इस तरीके से अपन डिफाइन कर रहे थे इन्हें। अगर इसका सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यानी कि आपके पास जब हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर बनाते हो तो इस तरीके से हो गई, तो इनमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है तो इसके अंदर सिग्मा स्टार भी कंपलसरी होगा ही, है ना। तो जितना आपके ये नीचे जा रहा है उसका सिग्मा स्टार उतना ही ऊपर जाएगा, यानी कि जितना आपके सिग्मा बॉन्ड, यानी कि जो आपका इसे कहा जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, है ना, और इसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। जो आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नीचे जितने नीचे जाएंगे उतने ही आपके क्या जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जाते हैं। तो इस तरीके से बनेगा। इन्हें कहा जाता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्योंकि वो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसे कहा जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल का मतलब होता है कि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, तो आपके इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब भरना स्टार्ट करते हैं, तो एक
ये आ गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्योंकि सबसे पहले अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ जाना चाहेंगे, लोअर एनर्जी के अंदर जाना चाहेंगे, क्योंकि लोअर एनर्जी में क्या होता है कि वो स्टेबिलिटी प्राप्त करते हैं। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे, मतलब अगर मैं मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दूँ और एक यहाँ पर दूँ, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालती हूँ, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी भी स्पीसीज में कितने बॉन्ड बन रहे हैं उसे बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। ओके, आपके अगर किसी के अंदर पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है तो मतलब उसका ये होता है कि उसके अंदर आधा बॉन्ड भी प्रेजेंट है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्ड बनाने में। ओके, तो पॉइंट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपके कुछ ही नहीं है, यानी कि आपके जैसे N2 है, N2 को अगर अपन खोल रहे हैं तो इसका क्या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना होता है, 3 ही होता है। क्यों 3 का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर 3 बॉन्ड बन रहे हैं। जैसे O2 के अंदर अगर बॉन्ड ऑर्डर देखा जाए तो ये हो गया, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया। और अगर O2 माइनस में आने की बात आए, O2 माइनस की बात आती है तो इसमें कितना हो जाएगा, 2.5 के आसपास, या कह सकते हैं 1.5 आ रहा है, मान लो पॉइंट्स में ही आएगा, लेकिन अगर 1.5 आ रहा है इसके अंदर बॉन्ड एंगल, सॉरी इस तरीके से होगा तो 2.5 आएगा इसका, है ना। 2.5 का मतलब होता है कि 2 बॉन्ड तो है इसमें, एक आधा बॉन्ड भी है इसके अंदर, क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से क्या हो सकता है कि उसमें डीलोकेलाइजेशन हो सकता है, उसकी वजह से वो आधा बॉन्ड शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पॉइंट्स का ये मतलब नहीं हो कि कुछ नहीं हो रहा, उसका कुछ ना कुछ तो मीन्स निकलता ही है। ओके, तो अपने पास H2 के है, H2 के अंदर कितना आएगा, बॉन्ड एंगल 1 आएगा, है ना। लेकिन आपके पास अगर आपने इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर दिए, किसी में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो इसका मतलब हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर किस तरीके से निकालेंगे अपन, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एन बी माइनस ए, बी माइनस ए का होगा, बी का मतलब होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ए का मतलब हो गया एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो अपने पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसमें कितने हैं, 1, तो कितना आ गया आपके, 1 1/2 हो गया, यानी कि हाफ ही हो गए, यानी कि इसमें कितना हो गया आपके 0 इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ तो मतलब 0 का मतलब कि कोई बॉन्ड नहीं है। ओके, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, अगर किसी भी स्पीसीज का या किसी भी डायटोमिक्स मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दुनिया में, है ही नहीं, उसका मतलब ये होता है। ओके, जब कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है तभी उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 0 आता है। अदरवाइज अगर किसी का 0 नहीं आ रहा मतलब कि वो है इस दुनिया में। ओके, इस तरीके से भी अपन पता लगाते हैं। तो H2 में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाएंगे, यानी कि ये किस तरीके से भरे जाएंगे, हुंड और पाउली के नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, हाफ 2 माइनस 0 तो 2/2, ये कितना हो गया आपके 1 प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब पूछा जाएगा MOT के अकॉर्डिंग H2 का एनर्जी डायग्राम बताइए, तो यही है इसका एनर्जी डायग्राम। ओके, कुछ नया नहीं बनाना अपने को कि अपने को कुछ कहानी अलग ही रचनी है ना, अपने को इसी तरीके से उसका एनर्जी डायग्राम प्राप्त करना है। उसी तरीके से CMT के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी डायग्राम प्राप्त करना है तो अपने का मान लो अपने को ऑक्टाहेड्रल का आपको बोल दिया जाए कि ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है, कोई ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है, उसका MO डायग्राम बनाइए। तो आप किस तरीके से बनाओगे, सॉरी ऑक्टाहेड्रल का कोई कॉम्प्लेक्स है, उसका CFT एनर्जी डायग्राम बनाना है, यानी उसका एनर्जी डायग्राम बनाना है CFT के अकॉर्डिंग। तो किस तरीके से बनेगा, बस हो गया, इसी तरीके से बनाना। अब इसी तरीके से अपने को स्क्वायर प्लेनर की भी बनाना होगा। तो मैंने कहा कि आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो किससे मिलकर बना हुआ है, विकृत अष्टफलकीय संरचना से। पहले अपन क्या करेंगे, हम अष्टफलकीय की बनाएंगे, फिर उसे डिस्टोर्शन करेंगे, डिस्टोर्ट करने के बाद में वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके चतुष्फलकीय सॉरी वर्गाकार समतलीय के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो अपने पास है अष्टफलकीय का, अपन ने क्या किया था कि अपने पास क्या किया था, जब पहली बार अपन कब पहली बार
CFT पढ़ रहे थे। CFT के अंदर क्या कर रहे थे, ये क्या है आपका, जब लिगेंड के मेटल के पास कोई भी लिगेंड नहीं आया था, यानी कि मैंने एक एग्जाम्पल भी अच्छा सा दिया था, जब कोई भी नहीं आया था वो क्या होते हैं, ग्राउंड स्टेट में होंगे। अब जैसे उसके पास कोई मेटल है, लिगेंड आना स्टार्ट करते हैं, चारों तरफ से आएंगे लिगेंड, तो चारों तरफ से लिगेंड आ रहे हैं, जितने मेटल के पास ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, सभी को अनुभव उनका समान प्रतीत होगा, है ना। यानी कि अगर अपन यहाँ बैठे हैं, कोई दूसरी जगह बैठा है, यानी कि दो लड़कियां हैं मान लो, वो दोनों ही एक जगह बैठी है, दोनों को ही धूप बराबर लगेगी, है ना। एक को कम एक को ज़्यादा ये तो होगा नहीं, दोनों को बराबर लगेगी, क्योंकि जो लाइट होगी सनलाइट दोनों पे बराबर ही फील होगा, दोनों को बराबर। एक जैसे छाँव में चली जाती है, एक को ज़्यादा फील होगा, है ना। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि अगर आपके पास किसी मेटल के पास कोई भी लिगेंड ना हो, ये मेटल है, लिगेंड बहुत दूर दूर है, क्योंकि यहाँ मेटल स्टेबल होता है, ओके। लिगेंड से अप्रोच करते हैं, मेटल स्टेबल होता है, ये लिगेंड बहुत दूर दूर है, लिगेंड को कोई भी प्रभाव नहीं हो रहा है, यानी कि कोई फील नहीं हो रहा है कि उसके पास कोई लिगेंड भी आ रहा है, आराम से ही अपना। तो इस तरीके से इसमें क्या है, पांचों ऑर्बिटल्स क्या है, आराम से D5 के, है ना, पांचों के पांचों आपके आराम से, जैसे ही लिगेंड पास में आना स्टार्ट होंगे, जैसे ही, तो अब इसको क्या होगा, फील्ड चारों तरफ से होगा, फील्ड चारों तरफ से होगा, तो जितने आपके पास तक ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि DXY, DYZ, DZX, DZ2, DX2, Y2 है, पांचों को फील्ड बराबर होगा। फील्ड बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन होगा, है ना। एक्साइटेशन होगा तो वो क्या होगा, थोड़ी सी एनर्जी बढ़ जाएगी इनकी, ओके, इनकी एनर्जी बढ़ गई। अब एनर्जी बढ़ गई, अब मान लो बहुत ज्यादा पास में आ गए, नजदीक ही आ गए, बॉन्ड ही बना लिया एकदम, तो है ना। अब बॉन्ड ही बना लिया तो क्या होगा, स्प्लिटिंग तो होगी। ऑक्टाहेड्रल के केस में स्प्लिटिंग किस तरीके से हो रही थी, 3 और ये 2 हो गई। अब स्प्लिटिंग हो गई क्योंकि बहुत नजदीक आ गई, नजदीक हो गई तो कक्षों का स्प्लिटिंग हो गई, यानी कि जिनकी आपके पास लोअर एनर्जी के थे वो नीचे आ गए, हाई एनर्जी के ऊपर चले गए, यानी कि DXY तो नीचे आ गए, DYZ और DZX और DZ2 और DX2Y2 ऊपर चले गए। इसी तरीके से स्प्लिटिंग कर रहे थे अपन, इसे बोल रहे थे अपन बेरी शूडो रोटेशन, सॉरी बेरी सेंटर। डेल नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, इस नोड का मतलब क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, और टेट्राहेड्रल के अंदर डेल T यूज कर रहे थे। अब क्या होगा, जैसे ही अब इसमें डिस्टोर्शन आ जाएगा, मान लो डिस्टोर्शन होगा, डिस्टोर्शन होगा तो क्या होगा, आपके ये बॉन्ड ब्रेक होंगे। मान लो डिस्टोर्शन आ गया, डिस्टोर्शन होते ही बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो किस में कन्वर्ट हो गया, ये वर्गाकार समतलीय में कन्वर्ट हो गया। अब वर्गाकार समतलीय में तो इनमें भी क्या होगी, स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि अगर ऑक्टाहेड्रल से टेट्राहेड्रल में बना रहे हैं तो इनमें भी स्प्लिटिंग होगी। इनमें स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी, मान लो एक ऑर्बिटल यहाँ ऊपर चला गया, ये 2 नीचे रह गए, इस तरीके से होगी। और इनकी स्प्लिटिंग किस तरीके से हो सकती है आपके, यानी कि अपन कह सकते हैं, देखो जेड वाले नीचे चले जाएंगे, DXY वाला ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इनमें क्या है, जेड ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, DYZ और DZX, और ये क्या हो जाएंगे, DXY वाला ऊपर हो गया, है ना। क्योंकि जेड वाले को देखो, जब जेड वाला यूज किया जाता है, मतलब कि उसको लोअर एनर्जी में रखा जाएगा इसमें, ओके। अब यहाँ क्या होगा, इसमें इसकी भी स्प्लिटिंग करवानी है, इसमें भी क्या होगा, ये जेड वाला नीचे आ जाएगा और ये DXY वाला ऊपर चला जाएगा, DXY वाला ऊपर चला गया और ये DZ2 नीचे आ जाएगा। इस तरीके से इनमें स्प्लिटिंग होती है, ओके। तो अगर इसे कहा जाए, इतने को कंप्लीट को कहेंगे अपन वर्ग अष्टफलकीय के लिए, ऑक्टाहेड्रल या डिस्टोर्शन ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग इस तरीके से हो गई। ये किसके लिए हो गई, आपके चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए डिस्टोर्शन होता है, ओके। चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्स का डिस्टोर्शन इस तरीके से होगा, आपके DXY और DZX हो गया, DZ2 में से अगर इनकी स्प्लिटिंग करवाते हैं तो दोनों की एनर्जी, यानी कि इसकी एनर्जी कम थी, यानी कि इसकी एनर्जी यहाँ थी, इसकी एनर्जी यहाँ तक थी, इससे भी कम यहाँ आ गई और इससे इसकी ज़्यादा हो गई। अब इनकी दोनों की स्प्लिटिंग करवाएंगे तो ये इसकी ज़्यादा एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी ऊपर जितनी इसकी होगी, यानी कि कम होती है उतनी ही इसकी बढ़ेगी।
इसकी क्या होगी, इसकी और भी कम हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। अगर स्प्लिटिंग में पूछा जाए किस तरीके से होती हो स्क्वायर पैरेलल की डी वाई जेड डी जेड एक्स नीचे आएंगे, फिर आपके डी एक्स वाई, फिर इनकी होगी तो ये क्या आ जाएगा डी जेड स्क्वायर की हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की होगी। इस तरीके से इनमें स्प्लिटिंग होती है। अगर इनका अच्छे से डायग्राम बनाया जाए, केवल आपको डायग्राम याद रखना है, इसमें कोई आपको कॉम्प्लेक्स नहीं देगा, कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फील कीजिए किस तरीके से भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन नॉर्मली उसी तरीके से भरे जाएंगे जो आपके अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय के लिए भरे जाते हैं। तो इनका डायग्राम किस तरीके से बना सकते हैं, ये 5 हो गए, 2 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, फर्दर इनकी 1 2, फिर से इनका 1 और ये 2। ओके, इस तरीके से इन्हें क्या बोल रहे थे, इजी बोल रहे थे, इन्हें क्या बोल रहे थे, T2G बोल रहे थे, इसी तरीके से बोल रहे हैं। अब इन्हें क्या कहेंगे, इजी बोलेंगे। ओके, क्योंकि 2 है, दोनों को अपन साथ साथ में इजी अक्सर बोलते हैं। ओके, और यहाँ क्या हो जाएगा आपके A1C, और ये कौन सा हो जाएगा B1C, और ये कौन सा हो जाएगा आपके फिर A1C। ओके, इन्हें नाम दिया गया है, ये आपके नाम होते हैं सेंट्रोप्स, यानी कि आपके ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग नाम दिए जाते हैं कि किस तरीके से इन्हें डिनोट कर सकते हैं। या ये नाम भी याद ना रखकर आप क्या कर सकते हो कि ये कौन से कक्षक है आपके डी वाई जेड डी जेड एक्स, और ये कौन सा हो गया आपके डी जेड स्क्वायर, और ये कौन सा हो गया डी एक्स वाई, और ये कौन सा हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके, तो ये हो गए आपके वर्गाकार समतलीय के लिए स्प्लिटिंग होती है इस तरीके से। ओके, तो वर्गाकार समतलीय अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपने कुछ एग्जांपल्स, और उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी थोड़ा रोल है। ओके, क्योंकि कलर देखना है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी देखनी पड़ेगी। ओके।